दोस्तों नमस्कार। पिछली बार के कार्यक्रम में हम लोगों ने विद्यार्थी आंदोलन से उत्पन्न होने वाली कुछ स्थितियों का उल्लेख किया था और यह बताने का प्रयास किया था कि यह आंदोलन हमें समाजशास्त्रीय दृष्टि से एक नई दिशा की तरफ ले जाता है और हमें सोचने के लिए बाध्य करता है कि युवा पीढ़ी और विशेष रूप से शिक्षित युवा जिनके पास न केवल शिक्षा और सूचनाएं हैं अपितु मीडिया से रिलेटेड जितने भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस हैं उनका भी वो प्रयोग करना जानते हैं। तो इन सब के आधार पर यह विद्यार्थी आंदोलन हमें क्या संकेत देता है कि भविष्य में किस तरह की संभावनाएं हमारे सामने आ सकती हैं। हम लोगों ने पिछली बार ये चर्चा की थी कि इस आंदोलन का एक मुख्य उद्देश्य था युवा पीढ़ी ने अपने ऊपर न्यायपालिका के उस रिमार्क को बहुत सीरियसली टेकअप किया और उसके आधार पर कॉकरोच जनता पार्टी का गठन हुआ और इस जनता पार्टी के साथ अनेक विशेषताओं वाले विद्यार्थियों, बेरोजगार, इन सब का कहीं ना कहीं संपर्क हुआ और यह संपर्क यह सिद्ध करता है, यह बताता है कि यह विद्यार्थी आंदोलन विषम रूपीय चरित्र का था। इसमें ना तो जाति का सवाल था, ना ही इसमें वर्ग का सवाल था, ना ही इसमें भाषा का सवाल था। यह युवाओं की आइडेंटिटी थी। तो युवा और विद्यार्थी इन सब ने अपने आप को एक पहचान के अंतर्गत स्थापित किया। तो हम ये कह सकते हैं कि यह आंदोलन उस दृष्टि से कुछ नवीनताएं लिए हुए था जिसमें कि एक पहचान उभर करके आई युवा की और एक उद्देश्य बिल्कुल सामने उभर करके आया और वह था शिक्षा प्रणाली की विसंगतियों को दूर करना ताकि विद्यार्थी अपने आप को एक सुरक्षित परिवेश का हिस्सा मान सके जहां तक कि उसको डिग्री प्राप्त करने का अधिकार है, एग्जामिनेशंस देने का अधिकार है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने का अधिकार है। उन सब में एक ऐसी स्थिति आनी चाहिए, एक ऐसा सुरक्षित परिवेश होना चाहिए जिस सुरक्षित परिवेश के कारण इसमें लीकेजेस ना हो और वह विद्यार्थी बिना किसी चिंता के अपने भविष्य की जो राह है उस राह को सुनिश्चित कर सके, जो कि एक लंबे समय से उसे उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। और इसके फलस्वरूप उसने अपनी इस आइडेंटिटी के साथ कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले इस आंदोलन की शुरुआत की। एक और इसमें महत्वपूर्ण पक्ष है जिसको कि जिन लोगों ने इस आंदोलन को बहुत नजदीकी से देखा होगा, जिन्होंने सहभागिता की और जिन्होंने मीडिया पर इसकी कवरेज को देखा, प्रतीकों का प्रयोग। इस आंदोलन के अंदर अनेक प्रकार के प्रतीकों का प्रयोग हुआ। केवल नारे नहीं थे जिसमें जय भीम का भी नारा था, संविधान की रक्षा का भी नारा था। यानी वे नारे थे जो कि समाज के विभिन्न तबकों को एक साथ जोड़ते थे। जब आप जय भीम का नारा लगाते हैं तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मार्जिनलाइज सेक्शंस, इन सब के विद्यार्थियों के प्रति जो आपकी अपनी एकजुटता है इसी समस्या के तहत, उस एकजुटता को आप प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इस तरह के नारे थे। मध्यवर्गीय विद्यार्थी इसमें बड़ी संख्या में मौजूद था क्योंकि उसके सामने शिक्षा और रोजगार का संकट है। लेकिन इसके साथ साथ उस
सामाजिक श्रेणी के विद्यार्थी भी थे, जो सामाजिक श्रेणी मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस में आती है। यहाँ एक बात और समझने की है, इन विद्यार्थियों को और इन युवाओं को किसी ने बुलाया नहीं। ये गैदरिंग स्वाभाविक थी जंतर मंतर के ऊपर, और सरकार को इस तरह की कोई इस तरह का कोई आभास नहीं था कि यह संख्या इतनी अधिक हो सकती है। तो वो आंदोलन एक स्वाभाविक स्वरूप के साथ उभर करके आया। इसमें इस बात का संकेत मिलता है कि भारतीय समाज का विद्यार्थी अनेक वर्षों से अपने आप को किसी ना किसी रूप में हेल्पलेस महसूस कर रहा था, क्योंकि एग्जामिनेशन होते हैं तो उसके रिजल्ट्स बहुत देर से आते हैं, पेपर आउट हो जाते हैं तो उसका जितना परिश्रम है वह अचानक स्थगित हो जाता है। उसको लगता है कि यह परिश्रम तो बेकार चला गया, उसे दोबारा से तैयारी करनी पड़ेगी। और दोबारा तैयारी करना, ये आप कह तो सकते हैं बड़े स्वाभाविक रूप से कि आपको एक और अवसर मिल गया, जबकि तथ्य यह है कि दोबारा तैयारी करने के प्रति जो साहस और उमंग पहले के साथ में जुड़ी हुई थी वह नहीं हो पाती, और वह विद्यार्थी एक निराशा का जो माहौल है, उस निराशा के माहौल का हिस्सा बन जाता है। तो उस निराशा ने इस आंदोलन के अंदर स्वाभाविक एंट्रीज को जन्म दिया, और वो स्वाभाविक एंट्रीज देश के विभिन्न भागों से थी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि इस आंदोलन में भारत के सभी प्रांत के विद्यार्थी और वहां के युवा किसी ना किसी रूप में शामिल थे। राजसत्ता चाहे कुछ भी कहे कि वो किस किस्म के विद्यार्थी थे या क्या था, लेकिन तथ्य है कि वे विद्यार्थी थे, और उन विद्यार्थियों के अंदर आक्रोश था, उन विद्यार्थियों के अंदर निराशा का भाव था, और उन विद्यार्थियों में एक जज्बा था कि वे अपनी जिस मांग को लेकर के जंतर मंतर पर आए हैं, उस मांग को वो पूरा किए बिना वहां से नहीं जाएंगे। तो उसमें अनेक तरह के प्रतीक थे। भूख हड़ताल का भी प्रतीक था। उस भूख हड़ताल को विद्यार्थियों ने भी किया, वांगचुक ने भी वह भूख हड़ताल की, और उस भूख हड़ताल के कारण धीरे धीरे उस आंदोलन के अंदर एक अहिंसक जो पक्ष था वह अहिंसक पक्ष उभरा। विद्यार्थियों ने कहीं पर भी या युवाओं ने हिंसा का प्रयोग नहीं किया। हालांकि जो आक्रोश था, जो गुस्सा थी, और जिस तरह की मांगों के प्रति सरकार की और राज सत्ता की जो हठ धर्मिता चली आ रही थी, उसके कारण ऐसा लगता था कि यह आंदोलन हिंसक हो सकता है। लेकिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर शांति और अहिंसा के गांधी के जिन मूल्यों को अपने पूरे ऑपरेटिव प्रिंसिपल्स में प्रस्तुत किया, वह एक चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि सामान्यतः लोग ये मानते हैं कि युवा और विद्यार्थी के अंदर एक आक्रामकता होती है, हिंसा होती है, लेकिन वह आक्रामकता और हिंसा वहां पर नजर नहीं आई, और अगर नजर आई तो वो बहुत कम थी। ऐसे अनेक इंस्टांसेस आपके सामने हैं जहां उन विद्यार्थियों ने अपने आप को पुलिस के आगे कर दिया और वो बैठ गए और कहा कि आप मुझे जितना मार सकते हैं मारिए। ये एक ऐसा प्रतीक है, मतलब गांधी के जो आंदोलन के मूल्य थे, गांधी के आंदोलनों के मूल्य की किसी एक सीमा तक प्रस्तुति हमें इस आंदोलन के अंदर देखने को मिली, और इस बात का कहीं संकेत मिला कि आज भी ये युवा और शिक्षित जो विद्यार्थी हैं, वे शिक्षित विद्यार्थी स्वाधीनता संघर्ष के उन मूल्यों को अपने आंदोलन का हिस्सा बनाने के इच्छुक हैं, क्योंकि वे चाहते हैं कि उन्हें अनेक किस्म की स्वतंत्रता मिले, ताकि वे अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने अध्ययन की प्रणाली को बिना किसी प्रकार के दबाव के प्रस्तुत कर सकें, उन्हें अपने व्यक्तित्व में शामिल कर सकें, और उसके आधार पर अपने व्यक्तित्व का एक सर्वांगीण विकास जो उन्होंने सोचा है उसके आधार पर किया जा सके।
एक और इसमें महत्वपूर्ण पक्ष उभर करके आया, जो कि नितांत नवीन कहा जा सकता है। जो कलेक्टिव मोबिलाइजेशन इसमें हुआ, जो सामूहिक सक्रियता हुई, वह सामूहिक सक्रियता सोशल मीडिया के माध्यम से हुई। और उस सोशल मीडिया के माध्यम से इस कलेक्टिव मोबिलाइजेशन ने यह संकेत दिया कि आने वाले आंदोलनों में ये जो वर्चुअल एस्पेक्ट है, ये वर्चुअल एस्पेक्ट बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। और इसके आधार पर एक सॉलिडरिटी को निर्मित किया जा सकता है। इस वर्चुअल डायमेंशन ने सॉलिडरिटी को निर्मित किया, एकजुटता को निर्मित किया, और वह उस एकजुटता का एक मूर्त प्रस्तुतिकरण हमें जंतर मंतर के ऊपर देखने को मिला। न केवल जंतर मंतर के ऊपर, बल्कि देश के विभिन्न नगरों के अंदर, गांवों के अंदर इस आंदोलन के समर्थन में लोगों ने, जो विद्यार्थी थे, जो वहां के युवा थे, उन्होंने प्रदर्शन किए। और एक और इसमें महत्वपूर्ण पक्ष ये भी जुड़ा कि केवल विद्यार्थी और युवा ही नहीं थे इस आंदोलन के अंदर, उनके पेरेंट्स, उनके रिलेटिव्स, उनके समर्थक, ये सब भी शामिल हुए। इसका मतलब ये था कि शिक्षा से जुड़ी हुई जो विसंगतियां हैं, उन विसंगतियों का सामना केवल विद्यार्थी नहीं कर रहा, बल्कि पूरा परिवार कर रहा है। और इसलिए उस परिवार के अंदर वो जो एक अगनी थी, जो उसके अंदर आक्रामकता थी, जो उनके अंदर निराशा का भाव था, उस निराशा के भाव का मैनिफेस्टेशन इस आंदोलन के अंदर हुआ। इसलिए हम इस आंदोलन को केवल युवा और विद्यार्थियों के आंदोलन की संज्ञा न दें। यह एक सामूहिक एकजुटता थी, जिस सामूहिक एकजुटता में समाज की विभिन्न सामाजिक श्रेणियों के लोग इसमें शामिल हुए। जो माता पिता थे, जो शिक्षक थे, जो किसी ना किसी रूप में एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा थे, वे सब समझ रहे थे कि अगर शिक्षा का यही स्वरूप चलता रहा तो हम भारतवर्ष के अंदर जो विद्यार्थी है, उस विद्यार्थी को किसी भी रूप में वो एक्सीलेंस नहीं दे सकते, जिस एक्सीलेंस का पाना आज के सामाजिक व्यवस्था के अंदर काफी कुछ महत्वपूर्ण हो जाता है। ये भी हमको देखने की बात थी। एक और पक्ष इसमें आंदोलन में जो मुझे नजर आया, कि हम फ्रंट स्टेज और बैक स्टेज की बात कर सकते हैं। जो इस आंदोलन, जो थिएटरिक एस्पेक्ट जो हम देखते हैं, जिसमें गारफिंकल हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, फ्रंट स्टेज जो थी, जिसमें विद्यार्थी नेतृत्व सामने था, वह विद्यार्थी नेतृत्व ही था। वो एक अपॉलिटिकल एस्पेक्ट था। मैं ये नहीं कहूंगा कि उनके पास पॉलिटिकल लर्निंग नहीं थी, पॉलिटिकल लर्निंग तो थी, क्योंकि उनके जो वक्तव्य थे वो उस पॉलिटिकल लर्निंग को बताते हैं, परंतु उनका स्वरूप अपॉलिटिकल था। हाँ, ये बात सही है कि उस आंदोलन की जो बैक स्टेज थी, जो उसका पीछे का पक्ष था, उसमें विभिन्न राजनीतिक दल जो ये मान करके चल रहे थे एक लंबे समय से कि भारत की शिक्षा प्रणाली में अनेक विसंगतियां उत्पन्न हो गई हैं, जो स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं है, सोसाइटी फ्रेंडली नहीं है, जिसमें पेडागोजी का क्या पक्ष हो सकता है, जिसमें कंटेंट स्ट्रक्चर का क्या पक्ष हो सकता है, जिसमें क्लासरूम ट्रांजेक्शन का क्या पक्ष हो सकता है, एग्जामिनेशन पैटर्न किस तरह का हो सकता है। इन सब के साथ साथ समूची शिक्षा व्यवस्था के एक पुनर्मूल्यांकन की जरूरत थी। और यह माना गया कि एक नई किस्म की शिक्षा प्रणाली उभर करके आनी चाहिए, ताकि वो विद्यार्थियों के हितों की पूर्ति कर सके। एक हमको ये पक्ष इसके अंदर देखना चाहिए था। अनेक तरह के पक्ष इसके अंदर उभर करके आए हैं। कुछ ऐसे पक्ष भी हैं जो हमको ये दिखाता है कि ये जो एंगर है, गुस्सा, आक्रामकता, यह एक ग्लोबल इश्यू के रूप में हमारे सामने आ गया है। ये एक वैश्विक परिघटना बन गई है। यानी विद्यार्थियों के इस आंदोलन को, युवाओं के इस आंदोलन को हमें केवल भारतीय संदर्भ के अंदर तलाश करने की जरूरत नहीं है। हिंदू समाचार पत्र के अंदर अभी एक आर्टिकल शशांक पांडे ने लिखा है, जो आर्टिकल
काफी कुछ इंफॉर्मेटिव है हमारे लिए। उनका कहना यह है कि कुछ आंदोलनों को युवाओं के संदर्भ में हमें परखने की जरूरत है। उन्होंने पहले आंदोलन की चर्चा की कि 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता के अंदर की थी, और इनका एक पहला आंदोलन हुआ। और उस पहले आंदोलन में जो मुख्य उद्देश्य था वह ये था कि तत्कालीन औपनिवेशिक सरकार ने भारतीय सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन की जो आयु थी वो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी। भारतवर्ष के अंदर उस समय शिक्षा का स्तर, साक्षरता दर कम थी। विशेष रूप से उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले जो विद्यार्थी थे, जो युवा थे, उनकी संख्या तो और भी कम थी। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को लगा कि इसके माध्यम से जो यंग इंडियंस हैं, जो युवा भारतीय हैं, उन युवा भारतीयों के इस परीक्षा के माध्यम से सिविल सर्विसेज में प्रवेश के रास्ते लगभग बंद हो जाते हैं। और उसका नतीजा ये हुआ कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसको संवैधानिक सवाल बना दिया, और संवैधानिक सवाल बनाने के बाद में पूरे देश के अंदर ये घूमे और उन्होंने इसके जो परिणाम हो सकते हैं उन परिणामों से जनता को जागृत करने की कोशिश की। शशांक पांडे एक जगह पर यह संकेत देते हैं कि संभवतः ये जो एक एजिटेशन था, इस एजिटेशन ने युवाओं के अंदर आक्रोश और निराशा का भाव उत्पन्न किया, और आगे चल करके इस निराशा के कारण, इस आक्रामकता के कारण पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन की प्रोसेस में, जो कि तत्कालीन औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ थी, उसमें युवाओं की साझेदारी काफी कुछ बढ़ गई। फिर वो 16 जून 1976 के एक आंदोलन की चर्चा करते हैं। साउथ अफ्रीका के स्वेटो में वो आंदोलन हुआ, जिसमें स्कूल के बच्चों ने ये आंदोलन किया, जिनके ऊपर एग्रीकांस नाम की एक जो मीडियम फॉर इंस्ट्रक्शन है, उस मीडियम फॉर इंस्ट्रक्शन को उनके ऊपर लादा जा रहा था। वह उस इंस्ट्रक्शन को लादे जाने के विरुद्ध उन्होंने उस के लिए एक बहुत व्यापक आंदोलन किया। और इस व्यापक आंदोलन में ये कहा जाता है कि कुछ सप्ताहों के अंदर सैकड़ों विद्यार्थियों की इसमें मृत्यु हो गई थी। ये एक आंदोलन है जो कि वहां के आंदोलन के संदर्भ में देखा जा सकता है। इसी तरह से भारत के अंदर जब 25 जून 1975 को जो आपातकाल लगा, उस आपातकाल के दौरान और आपातकाल के पहले विद्यार्थियों ने जो अथॉरिटेरियनिज्म डेवलप हुआ था उसके विरुद्ध, आपातकाल के विरुद्ध अपनी एक सक्रिय भूमिका का निर्वाह किया। और ये देखा गया कि जो अनेक विद्यार्थी नेता थे, उन अनेक विद्यार्थी नेताओं के ऊपर स्ट्रिंजेंट कानून को लगा दिया गया। तो ये मानना है कि 1876 से लेकर के 2026 तक ये जो एक दौर है, इस दौर के अंदर अगर हम युवाओं के आंदोलन की, विद्यार्थी आंदोलन की पड़ताल करें तो हमें कई तरह के उदाहरण देखने को मिल सकते हैं। पिछली बार हमने फ्रांस के विद्यार्थी आंदोलन की चर्चा की थी, और गाजा के अंदर जो नरसंहार हुआ है, उस नरसंहार के विरुद्ध विश्व के प्रत्येक देश के अंदर जिस तरह से युवाओं ने और विद्यार्थियों ने अपनी विमति को दर्शाने के लिए आंदोलन प्रस्तुत किए, वो आंदोलन भी हमारे लिए काफी कुछ महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। मैंने एक चर्चा पहले भी की थी कि जब अमेरिका ने वियतनाम पर आक्रमण किया था, तो वियतनाम पर अमेरिका के उस एग्रेशन के विरुद्ध समूचे विश्व के अंदर युवाओं ने और विद्यार्थियों ने आंदोलन किए थे। तो हमें ये देखना चाहिए कि जो युवा तबका है, जो विद्यार्थियों का तबका है, ऐसा नहीं है कि उसके अपने सामाजिक सरोकारों के प्रति चेतना के भाव नहीं है। वो समूचे विश्व के अंदर जो उथल पुथल चलती है, जिस तरह से विकास के कार्यक्रम होते हैं, उन विकास के कार्यक्रमों में जिस प्रकार से उनकी अपनी उपेक्षा होती है, उस उपेक्षा के कारण वे
कहीं ना कहीं अपने अंदर उस निराशा, आक्रामकता के भाव को उत्पन्न करते हैं, क्योंकि जो उनका फ्यूचर है, जो उन्होंने अपने भविष्य के सपने देखे हैं, ऐसा लगता है कि भविष्य के उन सपनों को वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और उसमें व्यवस्थात्मक जो ऑब्स्टिकल्स हैं, वो ऑब्स्टिकल्स ज्यादा हैं। उनको कहीं एकेडमिक फ्रीडम नहीं है, वो क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, इसके लिए उनके विचारों को, उनकी भावनाओं को, उनके दृष्टिकोण को पर्याप्त स्थान नहीं दिया जाता। तो उनको लगता है कि उनकी हर तरह से उपेक्षा की जा रही है, और वह उपेक्षा इस बात की चेतना उनके अंदर उत्पन्न कर देती है कि सप्रेशन हो रहा है, उनका दमन किया जा रहा है, उनके उनके उनको घोटा जा रहा है। उनके जो दिमागी चेतना है, जो उनके अंदर एनलाइटनमेंट की वैल्यूज हैं, उन एनलाइटनमेंट की वैल्यूज को किसी ना किसी रूप में क्रश करने की कोशिश की जा रही है। तो एक ये देखना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हमको ये भी समझने की जरूरत है कि पूंजीवादी जो राजसत्ता है, वो पूंजीवादी राजसत्ता या नव्य उदारवादी राजसत्ता, जिसमें स्टेट का अथॉरिटेरियन कैरेक्टर कहीं ना कहीं उभर करके आता है, उसको अगर एनालाइज किया जाए तो ये कह सकते हैं कि जो आम जनता की ग्रीवांसेज हैं, चाहे वो किसानों की हो, चाहे वो श्रमिकों की हो, चाहे वो महिलाओं की हो, चाहे वो विद्यार्थियों की हो, चाहे वो बच्चों की हो, उन ग्रीवांसेस को किसी ना किसी रूप में उनको उनको सॉल्व करने के लिए महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। और जब ये महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाए जाते हैं, तो एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आ जाता है। मैंने अपने भविष्य का सपना देखा, कर्मचारियों ने देखा, महिलाओं ने देखा, बच्चों ने देखा, किसानों ने देखा कि मेरा भविष्य ये होगा। अब उस भविष्य के अंदर सिस्टमिक ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हो रहे हैं। उन ग्रीवेंसेस को किसी ना किसी रूप में रिजॉल्व करने का कोई अगर प्रयास नहीं किया जा रहा है, तो वो जो स्थिति है, वह स्थिति मेरी डिग्निटी को भी चैलेंज करती है। क्योंकि अगर मैं जिस उद्देश्य के लिए आगे बढ़ना चाहता हूं, अगर वह उद्देश्य मुझे प्राप्त नहीं हो रहा है, अनेक उन बाधाओं के कारण, जो बाधाएं मैंने उत्पन्न नहीं की, वो व्यवस्था की बाधाएं हैं, वो राजसत्ता के द्वारा गलत निर्णयों के कारण उत्पन्न हुई बाधाएं हैं, तब फिर मेरे अंदर ये भी सवाल उठता है कि मेरी डिग्निटी को लेकर के, मेरी आइडेंटिटी को लेकर के, मेरी प्रेस्टीज को लेकर के किसी भी प्रकार का कोई एक व्यापक और सुव्यवस्थित दृष्टिकोण उन लोगों के पास नहीं है जिन लोगों ने संविधान की शपथ लेकर के हमारी इन समस्याओं के समाधान की कहीं ना कहीं संभावनाओं को दर्शाया है, अपने आश्वासन के माध्यम से, अपने मैनिफेस्टो के माध्यम से, या अपनी बैचारकी के माध्यम से। अगर ऐसा नहीं है, तो फिर मुझे लगता है कि जो भी सामाजिक श्रेणियां हैं, उनको लगता है कि उनकी डिग्निटी को एक चैलेंज है, उनको उनको डिग्निफाइड तरीके से जीवन जीने की संभावनाओं को नकारा जा रहा है। और दूसरे रूप में कहें तो ये संकेत दिया जा रहा है कि जो एलिटिस्ट हैं, जो राष्ट्रसत्ता से जुड़े हुए हैं, और जिनके पास में धन की शक्ति है, जिनके पास में पावर की शक्ति है, एक जो पॉलिटिकल पावर, उसका कंसंट्रेशन है, उनके उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि हम तो सिविलाइज्ड हैं, बाकी लोग सिविलाइज्ड नहीं है। आपने यहां भी देखा होगा कि वे लोग जो राज सत्ता से जुड़े हुए हैं, या जो एलिटिस्ट हैं, वो किसी भी सामाजिक तबके के एलिटिस्ट हो सकते हैं, वे ये कह रहे हैं कि इन विद्यार्थियों ने कहीं ना कहीं अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया। अब उस अशोभनीय भाषा को लेकर के इन विद्यार्थियों को जिस तरह से ट्रोल किया जा रहा है, वो बहुत चिंता की बात है। क्योंकि अशोभनीय भाषा एक संस्कृति का हिस्सा है, जिस भाषा का इस्तेमाल अनेक अवसरों पर अनेक लोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि राज सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं, उन्होंने कभी इस अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल नहीं किया हो, या विवाह समारोहों के अंदर जब
वर पक्ष के लोग आते हैं तो कन्या पक्ष की महिलाएं जिस तरह से लोक गीतों में उस गालियों का इजहार करती हैं, वो भी तो अपनी गालियां ही हैं, और अनेक जगहों पर वे गालियां दी जाती हैं। तो उन गालियों को आपने अब ये कहना शुरू कर दिया ये तो सिविलाइज्ड नहीं है, इनके पास भारतीय संस्कृति नहीं है। आपसे सवाल कर सकते हैं हम राजसत्ता से और राजसत्ता के अंदर बैठे हुए अनेक लोगों से कि जिन लोगों को एक शिक्षित परिवेश मिला, उस शिक्षित परिवेश में उनकी अगर विभिन्न प्रकार की जो जिज्ञासाएं हैं वो पूरी नहीं हो रही, उनको रोजगार नहीं मिल रहा और उनके शिक्षा प्राप्ति में अनेक प्रकार की व्यवस्थात्मक बाधाएं आ रही हैं, तो वह जो आक्रोश है वह आक्रोश क्या भाषाई हिंसा का स्वरूप नहीं ले सकता, वो भावनात्मक हिंसा का स्वरूप नहीं ले सकता। अनेक विद्यार्थियों ने आत्महत्या कर ली इसमें, तो उस आत्महत्या के प्रति क्या प्रस्तुत किया जाए, उस आत्महत्या की प्रतिक्रिया क्या होगी, क्या उस आत्महत्या की प्रतिक्रिया में कुछ अशोभनीय शब्द सामने जो व्यवस्था को नियंत्रित करने वाले लोग हैं, व्यवस्था को संचालित करने वाले लोग हैं, उनके विरुद्ध अगर वो आते हैं तो वो एक स्वाभाविक आक्रोश की अभिव्यक्ति है। उस स्वाभाविक आक्रोश की अभिव्यक्ति को किसी की सम्मान और किसी की डिग्निटी से जोड़े जाने की आवश्यकता नहीं है। ये एक समाजशास्त्रीय पहलू है कि हम भाषा के किन स्वरूपों को किस तरीके से देखने की कोशिश करें। ये जो विद्यार्थी हैं, ये विद्यार्थी कई कैटेगरीज के हैं, वो संभ्रांत वर्ग के भी थे, वे मध्य वर्ग के भी थे, वो विभिन्न राजनेताओं से के परिवारों से जुड़े हुए विद्यार्थी भी थे। तो उन सब ने जिस तरीके से अपने आप को वहां पर अभिव्यक्त किया, उसमें वे डांस भी कर रहे हैं, वो पोस्टर्स में कई तरह के ऐसे नारे लिख रहे हैं जो नारे बिल्कुल इनोवेटिव क्रिएटिव किस्म के नारे हैं। उन सब के बीच में सॉरी, अगर ये संदर्भ उभर करके आते हैं तो ये संदर्भ हमारे सामने अनेक प्रकार के उन टूल्स को अभिव्यक्त करते हैं जिन टूल्स का इस्तेमाल इन विद्यार्थियों ने अपने आप को वहां पर अभिव्यक्त करने के लिए इस्तेमाल किया है। हम ये देख लें कि कौन किसको डीलेजिटिमाइज कर रहा है, क्योंकि इस सामाजिक आंदोलन के अंदर जो विद्यार्थियों का आंदोलन हुआ है, इन विद्यार्थियों के आंदोलन में डीलेजिटिमेसी का सवाल बहुत उभर करके आ रहा है। इसमें आप क्या विद्यार्थियों को और युवाओं को डीलेजिटिमाइज कर रहे हैं, या जो राज सत्ता है उस राज सत्ता को ये विद्यार्थी ये संकेत दे रहे हैं कि आपने जिस लेजिटिमेसी को हमारे हित के लिए प्रयुक्त करने की बात की थी वह आपने नहीं किया, और इसलिए डीलेजिटिमेसी का सवाल तो आपके संदर्भ में भी उभर करके आता है। ये जो विभिन्न डायमेंशन है, उन विभिन्न डायमेंशंस को हमें कहीं ना कहीं समझने की जरूरत है। एक चीज और भी है जो नीट के एग्जाम्स के साथ या क्यूट के एग्जामिनेशन के साथ या अन्य एग्जामिनेशन के साथ उभर करके आई है, उसमें इन विद्यार्थियों के जो विचार हैं और जो इसमें विशेष रूप से जो गर्ल्स थी उन्होंने जिस तरह से विचार दिए, या जो इसके फ्रंट लाइन लीडर्स थे उन्होंने जिस तरह के विचार दिए, वो विचार हमें एक नए तरह के सिद्धांत को, एक नए तरह के दृष्टिकोण को विकसित करने का भी अवसर प्रदान करते हैं। वो हमें ये अवसर प्रदान करते हैं कि हम फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स को किस तरीके से देखने की कोशिश करें। मुझे याद है कि अगर आपने भी इस बात को महसूस किया होगा कि न्यू लिबरल इकोनॉमी के पहले हर इंस्टीट्यूशन अपने एडमिशन करता था। थोड़ी बहुत उसमें संभावनाएं हो सकती हैं, लेकिन उन संभावनाओं को जो जो नॉन इंस्टीट्यूशनल किस्म की संभावनाएं थी वो हो सकता है, लेकिन बाय एंड लार्ज ऐसा नहीं हुआ। पेपर आउट नहीं हुए, पेपर वही बनते थे और पेपर आउट नहीं हुए। ये बात अलग है कि कहीं किसी तरह से कुछ चीजें बाहर आ जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जब से ये सेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस हुई है, इस सेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस ने
किसी भी विसंगति के कारण समूचे देश को अपनी ग्रिप में ले लिया। तो वो जो एक डिसेंट्रलाइज्ड एडमिशंस, डिसेंट्रलाइज्ड एग्जामिनेशंस, ये जो एक प्रोसेस थी, और मुझे जो महसूस होता है समाजशास्त्र के एक विद्यार्थी के रूप में, कि जब से हमने डिजिटाइजेशन को इस एग्जामिनेशन की प्रोसेस का हिस्सा बनाया है, तब से एक इनसिक्योरिटी पूरे के पूरे एग्जामिनेशन सिस्टम के अंदर उत्पन्न हुई है। विद्यार्थियों ने इस पूरी प्रोसेस को हमारे सामने चुनौती दी है, और यह आंदोलन उस चुनौती का एक बहुत महत्वपूर्ण पर्याय बन करके उभरा है। नई तरह की इसमें जो डायमेंशंस हैं, उन नई डायमेंशंस के साथ हमें देखना पड़ेगा कि भविष्य में आने वाले जो संभावित आंदोलन हैं, वो चाहे किसानों के हों, चाहे श्रमिकों के हों, चाहे महिलाओं के हों, या अन्य सामाजिक श्रेणियों के हों, क्या वे भी इसी प्रकार के नए फ्रेमवर्क के साथ हमारे सामने आएंगे? अगर ऐसा होता है तो फिर हमको सामाजिक आंदोलन की परिभाषा, उसके पैटर्न्स, उनकी आइडियोलॉजी, उनके कलेक्टिव मोबिलाइजेशन के फेजेस इत्यादि के बारे में, उनकी स्ट्रेटेजीज, उनकी टैक्टिक्स, इन सब के बारे में एक बार पुनर्विचार की जरूरत पड़ेगी। इस समूचे आंदोलन ने समाज शास्त्र को एक नई सिरे से सामाजिक आंदोलन के मूल्यांकन के अवसर प्रदान किए हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।